बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने फ़िज़िक्स का 5054 ओ लेवल्स का पेपर 1-2 के अक्टूबर नवंबर 2018 के क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करने हैं। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। अ, जी, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि यहाँ पर एक long tube full of mercury is inverted in a small dish of mercury। एक इस तरीके से मरकरी की डिश है और उसमें हमने एक ट्यूब के अंदर मरकरी जो फिल किया हुआ है उसको ऐसे करके इन्वर्ट कर दिया है। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, सॉरी, ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होगा तो यहाँ से जो मरकरी है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। द मरकरी लेवल इन द ट्यूब फॉल्स। यहाँ पर मरकरी ने नीचे आया है। पहले जो है वो पी तक फिल था क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड था, जैसे सीधा था, जैसे ही इन्वर्ट किया है तो मरकरी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया है। यहाँ से थोड़ा सा लेवल उसका नीचे से कम हुआ है, पी से क्यू पे आ गया। When the atmospheric pressure decreases, ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो फोर्स कम लगेगी, और जब फोर्स कम लगेगी तो जो यहाँ पे मरकरी है इट विल इंक्रीज अप टू दिस लेवल। ये जो आर का लेवल है ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ऊपर की तरफ आएगा। और एक चीज़ तो ये होगी, दूसरा ये होगा कि जो Q है ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएगा, ये लेवल यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सो न्यू Q की वैल्यू जो होगी वो ये बनेगी। ठीक है, अब देखें कि R हमारे पास ऊपर आ गया। न्यू वैल्यूज अगर हम देखते हैं दैट इज़ अ Q प्राइम, हम इसको देख रहे हैं, और R की वैल्यू थोड़ी सी और ऊपर की तरफ आ गई है और ये R प्राइम है। तो Q और R के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट ही वांट्स के विच लेंथ इज डिक्रीजेस। तो Q और R के दरमियान जो लेंथ है वो डिक्रीज हुई है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर फोर्स कम लगी है। तो ये जो मरकरी है ये ऊपर की तरफ आया है, और ये मरकरी ऊपर की तरफ क्यों आया है कि यहाँ से मरकरी ने नीचे आना शुरू कर दिया था क्योंकि यहाँ से फोर्स कम लग रही थी। रेड वाली लाइंस को मैं प्रेशर कह रहा हूँ, प्रेशर जो है वो कम लग रहा है। तो ये मरकरी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और जो बीकर के अंदर मरकरी पड़ा है इसका लेवल रेज करेगा, इसका लेवल रेज करेगा, ऊपर वाला मरकरी नीचे आएगा। ठीक है, तो R ऊपर जाएगा और Q नीचे आएगा, दैट्स व्हाई डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R डिक्रीजेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट्स अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, sorry, it's a 31, it's a shuffle, going to shuffle. Okay students, question number 17. A cold bottle containing a drink is placed on the table on a warm day। तो हमारे पास जो है बी केयरफुल, वार्म डे है, ड्रॉप्स ऑफ द वाटर फ्रॉम फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉटल। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाने लगा हूँ, दैट इज अ पिक्चर वेयर इट इज नाउ, सॉरी,
I don't know where it is goes. ओके स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैंने एक ग्लास वाटर को लेकर आया हूँ जिस ग्लास में कोल्ड वाटर है ऑन अ वार्म डे। अब देखें कि ग्लास के जहाँ जहाँ पानी कोल्ड है उसके बाहर जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर जो है वो एक जो है वाटर ड्रॉप्स जो है बन गए हैं। ये वाटर ड्रॉप्स क्यों बने हैं? उसकी रीज़न ये है कि अंदर ग्लास के अंदर जो है वो ठंडा पानी है और बाहर जो एयर है वो वार्म एयर है। ठीक है, हॉट एयर है। हॉट एयर जब हॉट एयर जब कोल्ड वाटर की जो है ग्लास की सरफेस के साथ इन कांटेक्ट होती है तो वो कोल्ड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब हॉट एयर कोल्ड होती है तो वो फ्रीज हो जाती है, वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सेम एग्जांपल क्लाउड्स की होती है कि जब क्लाउड्स में जो है वो ठंडे इलाकों में से गुजरते हैं तो उनका टेम्परेचर वो हॉट गैसेस होती हैं और हॉट गैसेस जब जो है कोल्ड एरियाज में से पास करती हैं तो उनका टेम्परेचर कूल डाउन होता है, वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्लाउड्स, और वो बारिश की शक्ल में, वो रेन ड्रॉप्स की शक्ल में नीचे आना शुरू हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विच प्रोसेस कॉजेज द ड्रॉप्स टू फॉर्म, तो दैट इज कंडेंसेशन। The next question 18. Some gases is trapped in a closed container. The gas is cooled and the volume of the container is kept constant. तो गैस तो ठंडी हो रही है लेकिन हमारे पास जो है उस कंटेनर का जो है वॉल्यूम जो है वो सेम रखा गया है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है तो वॉल्यूम जो है वो वही है, लेकिन इसमें क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू गैस मॉलिक्यूल्स, तो दे कोलाइड विद द वॉल्स मोर ऑफन, नो स्लो डाउन हो, जब ठंडे हो जाएंगे तो वो इतनी स्पीड के साथ कोलाइड नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनकी टेम्परेचर इंक्रीज होता तो फिर जो है वो फास्टली कोलाइड करते। दे कॉन्ट्रैक्ट, दे गेट क्लोजर टू ईच अदर, दे मूव मोर स्लोली। यस, दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन कि वो थोड़ा स्लो हो जाएंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम वही है तो वो उतनी ही जगह पर जो है वो रखेंगे। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर वंस अगेन, ओके ठीक है, माय वीडियोस कंटिन्यू। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें कि ए पीस ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉलिड lead at room temperature is heated after 22 seconds it has all become liquid. The graph shows how its temperature varies with time. तो पहले एक लीनियर ग्राफ था, यहाँ से अगर आप देखें तो 15 सेंटीग्रेड के बाद यहाँ तक उसने क्या किया है, यहाँ तक वो जा रहा था किस सेंस में कि वो एक सॉलिड था, और सॉलिड के बाद जब उसको एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर जिसको हम जो है क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, इस टेम्परेचर के बाद अब जो है वो टेम्परेचर राइज नहीं किया। टेम्परेचर क्यों नहीं राइज किया? उसकी रीज़न ये है कि फेज चेंज हो रहा है। जब भी लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होता है, स्टेट चेंज होती है, तो टेम्परेचर राइज नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि वो जो हीट हम दे रहे होते हैं, दैट हीट इज़ यूटिलाइजिंग टू चेंज द स्टेट, टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स। उसके जो बॉन्डिंग हुई होती है उसको ब्रेक डाउन करने में यूटिलाइज होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ता और फेज चेंज होता है। तो 15 से लेकर 22 तक यहाँ पर हम देखते हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर टाइम आ रहा है। टाइम की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ गई है, 7 सेकेंड्स आ गई है। ठीक है, तो इस दौरान में चेंज हुआ है और पावर जो है वो ये हमारे पास है 320 है। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लें
what which expression gives the specific latent heat of fusion, क्योंकि solid to liquid हो रहा है तो specific heat of fusion होगा QF is equals to MHF। आपको पता है QF किसकी इक्वल होगा, पावर किसकी इक्वल होती है, वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन मतलब हीट ओवर टाइम, तो टाइम को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो सो पी टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन एनर्जी वर्क डन। ठीक है, तो मेरे पास ये फार्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर दूंगा, पावर की वैल्यू वर्क डन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा। सो आई विल गेट पी टी इज इक्वल्स टू एम एच एफ, हमें m भी गिवन है वो भी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सो पी टी ओवर m इज इक्वल्स टू एच एफ। हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए और वैल्यूज हम पुट कर देंगे। पावर 320 है, टाइम 7 सेकेंड्स हैं जो कि यूटिलाइज हो रहा है, और जो उसका मैस है दैट इज इन ग्राम्स, तो हम इसको किलोग्राम, 100 ग्राम्स है तो किलोग्राम्स में 0.01 kg, ये फार्मूला बनेगा जो कि सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? I am going to the next part. Okay students, the next question is 20. What increases when a liquid becomes a gas at its boiling point? तो जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, इट्स मीन कि आप लिक्विड को इतनी ज़्यादा हीट देते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट पर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो पार्टिकल्स जितने लिक्विड में होते हैं उतने ही स्टीम में कन्वर्ट होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि चेंज हो जाएं। तो जस्ट ये होता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हाट इंक्रीजेस व्हेन अ लिक्विड बिकम्स अ गैस, तो वो उनका जो है जस्ट जो है हम सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, दैट्स मॉलिक्यूलर स्पेसिंग विल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। दैट्स रीज़न के जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होंगे वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे, पीछे जो रह जाएंगे वो लो एनर्जी पार्टिकल्स होंगे। लेकिन ये होगा कि उनके दरमियान जो बबल्स सी क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से स्पेसिंग बढ़ जाएगी। दैट इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट 4 21 जो है पार्ट है मेरे पास, ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। Two liquids in a glass thermometer are almost identical. They contain the same quantity of same liquid and the diameter of their capillary tubes are the same. जो थर्मोमीटर्स हैं उनकी डायमीटर, जो कैपिलरी ट्यूब्स हैं उनकी डायमीटर भी सेम है और लिक्विड भी उनके अंदर सेम है। ठीक है, दो चीज़ें सेम हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, कंटेन द सेम क्वांटिटी ऑफ सेम लिक्विड और डायमीटर भी सेम है। ठीक है, ये देखें जी, द ओनली डिफरेंस इज द थर्मोमीटर इज लॉन्गर, वन थर्मोमीटर इज लॉन्गर देन द अदर, एक बड़ा है एक छोटा है। विच shows how the range and the sensitivities of the thermometers compare। हम किस से कंपेयर कर सकते हैं इनकी सेंसिटिविटीज़, क्योंकि दोनों के अंदर लिक्विड सेम है तो सेंसिटिविटी तो सेम होगी, और दोनों के डायमीटर भी सेम है, मतलब यानी कि जो लिक्विड होगा अगर इस जगह पर है लिक्विड थोड़ा है तो वो यहाँ तक ही आएगा, दोनों में सेम आएगा। लेकिन एक बड़ा है थर्मोमीटर, एक छोटा है, तो बड़े के अंदर रेंज जस्ट ज़्यादा होगी, तो हम यही कह सकते हैं सेंसिटिविटी सेम है बट रेंज इज डिफरेंट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। जी, ये पार्ट मैं पहले भी कर चुका हूं कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इमेज बननी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो। ये आपको पता चल रहा है, दैट इज़ अ फोकल लेंथ ना, दैट इज़ अ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से कितने फासले पे होती है, रेडियस के इक्वल होती है, सॉरी रेडियस का हाफ होती है।
ठीक है। तो रेडियस अगर हम चेक करना चाहें कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी, सो दैट इज अ रेडियस। ठीक है। अब ये कंप्लीट रेडियस, सॉरी, दैट इज अ कंप्लीट रेडियस। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस है। और हर रेडियस का हाफ क्या होता है, दैट इज अ फोकल लेंथ। रेडियस का हाफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक रेडियस का हाफ है। तो सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस, मतलब ये सेंटर है उसका। ठीक है। तो जितना डिस्टेंस फोकल लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, मैं हाफ क्यों कह रहा था, उसकी रीजन ये कि ये भी हाफ हो गया, r/2 हो गया। ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे बना पड़ा है, तो जितने डिस्टेंस पे पड़ा है ऑप्टिकल सेंटर है, कन्वर्जिंग लेंस के दूसरी साइड पर भी उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है। अगर हमारे पास जो है यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये एक रे डायग्राम बनेगी और दैट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। और ये देखें कि यहाँ पर इमेज बन रही है, रे 1 हो गया और रे 2 ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और यहाँ पे इमेज बनाएगी। दैट इज अ मेन डायग्राम। ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, जितना कन्वर्जिंग लेंस से आप इधर होंगे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पर होंगे, तो दूसरी तरफ भी ऑप्टिकल सेंटर जितने फासले पर ही इमेज बनेगी, बट इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। ठीक है, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। और आपको पता है कि टू रेस का हम तीन रेस भी यूज कर सकते हैं। अगर रे ट्रेवल करे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट आफ्टर कन्वर्जिंग इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर मैं इसकी थर्ड रे जनरेट करूं, तो ये यहाँ से पास करेगी, इधर इधर तक आएगी और यहाँ से दैट विल बी द थर्ड रे। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, हम पहले इमेज बना लेते हैं। तो जो ऑप्टिकल प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो पहले पहले से पैरेलल होती है, वो लेंस से पास करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ के फासले पर प्रिंसिपल फोकस होता है। फोकल लेंथ के फासले पर, दैट इज अ प्रिंसिपल फोकस। जो फोकल लेंथ के फासले तक, इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो दैट वाज माय कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, ए पॉइंट पे रखा जाएगा। तो दैट इज आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ए पॉइंट पे रखा जाता है आंसर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट, इसको हम अरेज कर देते हैं। और ये भी देखें चल रहा है, ठीक है। 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखें। When a light is dispersed by a prism, compare the blue light with the red light is. Compare with the blue light, the red light is. तो रेड लाइट के बारे में बताना है। आपको पता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वो डार्क कलर होता है, नज़र भी दूर से आता है। ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी या वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वो कम रिफ्रैक्ट होगा। तो रेड लाइट कम रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट लेस होगी, सबसे पहली बात वो बता रहे हैं। ठीक है। और स्लो डाउन भी लेस होगा, क्योंकि मैं आपको एक प्रिज्म की शेप दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसको बड़ा कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि सबसे रेड कलर जो है वो सबसे टॉप पर है, और ब्लू कलर थोड़ा थर्ड पॉइंट पर है। तो जो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा, वो प्रिज्म में से ज़्यादा पास, ऐसे लाइट आती है, तो जब वो प्रिज्म से पास करती है, डेंसर मीडियम में इंटर होती है, इट विल बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन।
अगर हम नॉर्मल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करें, ये नॉर्मल लाइन बनेगी, तो ये बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। सब की सब रे वैसे जानी तो इनको सीधा जो इनका पाथ है वो ये पाथ है, सॉरी थोड़ा सा बेंड हो गया पहले से, ये पाथ है, लेकिन ये सब के सब थोड़ी सी झुक गई हैं अपने पाथ से, इन्होंने सीधे जाने की बजाय थोड़ा सा टर्न लिया है, ठीक है, ड्यू टू द डेंसर मीडियम, क्योंकि प्रिज्म जो है वो डेंसर है, एयर जो है वो लाइटर मीडियम है। अच्छा, आप देखें कि एक वाइट लाइट 7 कलर्स पे मुश्तमिल होती है, हर एक कलर की अपनी जो है वो वेवलेंथ है, तो जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी और वो ज़्यादा जो है वो रिफ्रैक्ट होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा lambda is directly proportional to inversely proportional to refraction। रिफ्रैक्शन, तो जो चीज़ ज़्यादा मतलब बड़ी वेवलेंथ है, रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ सॉरी मुझसे यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ जी, लैम्डा मैक्सिमम मैक्सिमम वेवलेंथ है, और यहाँ पर लैम्डा मिनिमम है, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी रिफ्रैक्शन भी कम है। तो यहाँ पर स्लो डाउन लेस इस वजह से कि ये कम से कम गिलास में रही है, और ये कम से कम जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम में रहेगी लाइट, उसकी जो है ना वो स्लो डाउन भी फिर ज़्यादा होगी, तो इट्स स्लो डाउन जो है कम हुई है, और इस तरह रिफ्रैक्ट भी कम हुई है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैंने बड़ी डिटेल से बातें की इस पर। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट है, अ स्टूडेंट रीड्स द फॉलोइंग इन हर फिजिक्स बुक्स। तो फिजिक्स की बुक में उसने पढ़ा है इंसिडेंट एंगल इज, बात हो रही है इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन, मुझे इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल के लिए मैं हैड यूज कर रहा हूँ, विच इज फॉर द ग्लास इन एयर, तो क्रिटिकल एंगल 42 है, उससे भी ज़्यादा है। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ का क्रिटिकल एंगल अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो लाइट जो होती है वो क्या करती है, वो वापस बाउंस बैक हो जाती है। मैं पहले एक लाइट ले रहा हूँ ब्लू कलर की, और इसका दैट इज़ अ क्रिटिकल एंगल, ठीक है जी, 90 पर जो चली गई है। ये नॉर्मल लाइन है, और मेरे पास जो है अब ऐसी लाइट जिसका, जस्ट फॉर वेट, अजान के लिए मैं, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखें मैंने 3 कलर्स की लाइट्स जो है ना वेवलेंथ की जो है लाइट रेस शो की हैं। ब्लू कलर को हमने शो किया है कि ये लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई है, इसने जस्ट अपना पाथ चेंज किया है किस लाइन से, इमेजिनरी लाइन से, ठीक है, इमेजिनरी लाइन से, डॉटेड लाइन से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुई है, लेकिन इसका एंगल इंसिडेंट एंगल है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब जो ग्रीन लाइट है ये रिफ्रैक्ट हुई है 90 डिग्री पर, कितने, तो इस ग्रीन लाइट को हम क्या कहेंगे, दैट इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री।
ऐसे क्रिटिक इंसिडेंट एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ग्रीन लाइट जो है वो क्रिटिकल एंगल बना रही है, ठीक है। तो ग्रीन लाइट, लेकिन अगर इंसिडेंट एंगल जैसे रेड लाइट का देखें, रेड लाइट का एंगल जो है वो क्रिटिकल से भी बड़ा है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है। मैं इसको जो ग्रीन से है उसको सी लिख देते हैं यहाँ पे हम, ताकि, ठीक है। तो अगर एक इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट की बजाय रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। रिफ्लेक्ट का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जब इंसिडेंट लाइट मतलब उसकी इक्वल होगी, अगर मेरे पास इंसिडेंट एंगल 42 होता तो ये ग्रीन वाला काम होता, लेकिन जैसे ही इंसिडेंट एंगल जो है वो 43 होगा, ठीक है, तो इट विल बाउंस बैक, ये वापस आना शुरू हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अकर कर जाएगा। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास अभी तक जो है वो क्वेश्चन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, विच स्टेटमेंट ऑफ द रेडियो वेव्स इज करेक्ट। तो हमारे पास रेडियो वेव्स आर द साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल, रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन द टेलीविजन कम्युनिकेशन। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, रेडियो वेव्स हैव फ्रीक्वेंसीज हायर देन द विजिबल लाइट। रॉन्ग। मैं आपको एक साथ में स्पेक्ट्रम भी दिखाता हूँ ऑफ लाइट के लिए। ये मेरे पास एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अगर आप देखें रेडियो वेव्स 10⁻⁶ है, ठीक है। यहां पर माइक्रोवेव्स भी आ रही हैं, फिर इंफ्रारेड आ रही हैं, फिर जो है विजिबल लाइट आ रही है, और फिर अल्ट्रा वायलेट, गैमा, एक्सरेज, गैमा रेज, ठीक है, ये हार्मफुल की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ अगर देखा जाए तो क्या चीज बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर हम इस तरफ बढ़ें तो वेवलेंथ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, तो वेवलेंथ। तो डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर, कि उन्होंने कहा है जी रेडियो वेव्स हैव फ्रीक्वेंसीज हायर देन द विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, रेडियो वेव से ज़्यादा होती है। रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, फ़ोन मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होती हैं, और टीवी सिग्नल्स के लिए यूज़ होती हैं। तो क्योंकि ये इतनी हार्मफुल नहीं होती, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंफ्रारेड की बात करते हैं, माइक्रोवेव्स की बात करते हैं, इसी तरीके से अल्ट्रा वायलेट की बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स की बात करते हैं, दीज आर हार्मफुल रेडिएशंस। इसीलिए कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड कम से कम। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और जो जम्स वगैरह किल करने के लिए या वायरस किल करने के लिए यूज़ किया जाता है वो अल्ट्रासाउंड प्लस किया जाता है, ठीक है, उनसे किल होता है। इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी लो एनर्जी होगी। एनर्जी इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। 27 देखें जनाब। 27 में है, अल्ट्रासाउंड इज यूज टू मैप द ओशन फ्लोर ड्यूरिंग वन सर्वे, द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1200 मीटर्स। एक ओशन है, और यहाँ से लेट्स सपोज दैट इज द ओशन सी बेड। यहाँ से वेव्स आती हैं और बाउंस बैक होके वापस जाती हैं, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस है, 1200 मीटर एक साइड का डिस्टेंस है। अच्छा जी, कह रहे हैं कि जी अल्ट्रासाउंड पल्स इज सेंट फ्रॉम द सरफेस एंड व्हेन इट रिटर्न्स टू द शिप अनदर पल्स इज सेंट इमीडिएटली। अगली पल्स को फौरन से भेज दिया जाता है। इन एनी पीरियड ऑफ 8 सेकेंड 5 पल्सेस
ये टाइम है, लेकिन पल्सेस आर सेंट डाउन फ्रॉम द सरफेस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव्स? तो अगर हमें चाहिए स्पीड चाहिए तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कितना है हमारे पास? डिस्टेंस हमारे पास है 1200 मल्टीप्लाई टू, क्योंकि यहां से नीचे भी जाना है और वापस भी आना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8 सेकेंड्स। तो मैंने 8 से, लेकिन 8 सेकेंड्स तो टाइम है 5 पल्सेस के लिए, तो मैं यहाँ पर 5 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया? कि 5 पल्सेस, 1 पल्स का टाइम नहीं गिवन। अगर हम 5 ओवर 8 कर दें तो हमारे पास 1 पल्स का टाइम आ जाता, ठीक है। तो इसलिए 5 ओवर 8 मेरे पास यहाँ पर आ गया है, और 2 4 आर 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास 4 की कटिंग अगर हम करते हैं तो मेरे पास, अच्छा जी, 4 हाउ मच टाइम्स 1200? 300 टाइम्स। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 300 से, यू विल गेट 1500 मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन डी। डी is the correct option. Now come to question number 28. 28, which diagram shows the magnetic field pattern in the region between north poles of two bar magnets? दोनों नॉर्थ पोल हैं, तो दोनों, आपको पता है कि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है? रिपेल करता है। यहाँ भी नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ है, तो देयर फील्ड लाइंस विल लाइक दिस, रिपेल करेंगी एक दूसरे को। ठीक है, इसी तरीके से नीचे भी जाएंगी। ये फील्ड फ्री रीजन होगा, दैट इज अ फील्ड फ्री जोन, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो दैट इज अ बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सही आ रहा है, ये गलत है टोटली, ये भी गलत है। यहाँ पर कभी भी नॉर्थ पोल में फील्ड्स इन नहीं होती, नॉर्थ पोल पे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट होती हैं, तो इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 देखें। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर, विच डिस्क्रिप्शन इज द करेक्ट वन। तो एक मेटेलिक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। तो हमें दो चीज़ें किसी भी सर्किट के लिए ज़रूरी होती हैं, दैट इज़ वोल्टेज एंड द करंट, और तभी हमें रेजिस्टेंस का पता चल सकता है। और आपको पता है कि हमेशा जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल लगाया जाता है पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, और एम मीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो दैट इज अ डी ऑप्शन, कनेक्ट द वोल्ट मीटर इन पैरेलल एंड एम मीटर इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में इसलिए लगाया जाता है एम मीटर को, ताकि सारा का सारा करंट इधर से ही पास कर सके। अगर मेरे पास ये एक बैटरी है, तो मैंने यहाँ से, ये एक रेजिस्टर है, साटूथ मैंने रेजिस्टर बनाया है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखें, मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर ये लगाऊंगा पैरेलल, लेकिन अगर मुझे एम मीटर लगाना है तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, जहाँ मर्जी लगा दें। ठीक है, तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा? सिर्फ एक काम करूंगा सीरीज में, सो दैट होल करंट, सारे के सारा करंट इसी से पास करे। ठीक है, ठीक है, इसी से पास करे। इसकी डिटेल फिर आपको थ्योरी में और ज़्यादा बताया जाएंगे। वोल्ट मीटर पैरेलल इसलिए लगाया जाता है, उसकी रेजिस्टेंस हाई रखी जाती है ताकि पोटेंशियल ड्रॉप ना हो और एक्चुअल पोटेंशियल आप मेजर कर सकें। तो पैरेलल लगा दिया गया है, इसको सीरीज में लगा दिया गया है, और यही करेक्ट फार्मूला है। ओम्स लॉ किसकी इक्वल होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे शायद आपको डायग्राम थोड़ी सी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ओम्स लॉ किसकी इक्वल होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर, और R इज इक्वल्स टू V ओवर I। तो दैट इज द लास्ट ऑप्शन,
डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। नाउ गोइंग टू 7, 9। यहाँ पे जी एक और मेरे पास एमसीक्यू है और टाइम शॉर्ट है, दिस विल बी द लास्ट वन। द डायग्राम शोज द 6 ohm resistance connected to give the various total resistance, और which one, what is the difference between the smallest total resistance and the largest total resistance। तो smallest यहाँ पर हमारे पास इस केस में होगा पैरेलल के केस में, क्योंकि यहाँ पर सारी पैरेलल हैं, और लार्जेस्ट यहाँ पर होगा और स्मॉलेस्ट यहाँ पे होगा। कैसे होगा, सब 6 हैं, तो सीरीज में हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज के केस में है, फर्स्ट केस में जिसको मैंने L के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और 6 प्लस 6 प्लस 6 18 ओम्स आंसर आएगा। सेकंड स्मॉलेस्ट इस वजह से कि ये सारी पैरेलल है, यहाँ पर 2 सीरीज में एक पैरेलल है, कुछ आंसर फिर बड़ा आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट सब पैरेलल, पैरेलल का होता है 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1। जितनी रेजिस्टेंस हो वो रेसिप्रोकल में चली जाती हैं। तो यहाँ देखें, मतलब हमारे पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6। अगर हम एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ऊपर 1 प्लस 1 3 आ जाएगा, और 3 1s आर 1 ओवर 2। तो ये तो है 1 ओवर, तो हमें तो R इक्विवेलेंट चाहिए ना। R इक्विवेलेंट प्राइम के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये दूसरा है, दूसरी वैल्यू है, दैट इज 2 आ जाएगा, 2 ओवर 1। तो इसको 2 आया है। यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस आई थी दैट इज 18। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 18 माइनस अगर हम 2 कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा 16, क्योंकि उसने डिफरेंस पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, 10 रिमेनिंग पे चले गए हैं। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं इस लेक्चर में वाइंड अप करता, लेकिन सॉरी टू से मेरी कोशिश होती है कि आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियरली जस्ट मैं पहले से सॉल्व करके आपको रख दूं और आपको जस्ट रीड करके बता दूं, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मेरी कोशिश होती है कि लाइव उनको सॉल्व करूं, और प्लस विद डायग्राम्स आपको जो है वो उनकी एग्जांपल्स कोड करूं। तो आई होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो, और इंशाल्लाह आप इससे लर्न करेंगे और इसको जो है प्रमोट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।